आजहानी श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की याद में ताजियती रेफरेंस। वजीर आजम का श्रीलंकन शहरी की जान बचाने के लिए बहादुरी और जरत के मुजाहरे पर मलिक अदनान को खराज तहसीन तारीफी सनद से नवाजा। मजहब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान। सियालकोट की कारोबारी बरादरी का प्रियांथा के लवाहिकीन के लिए $1 लाख का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना की जानिब से सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही कराने के आज़म का इजहार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मजबूत करने के लिए इक़दाम की तजवीज़ से मुतालिक कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार और उलमाए कराम की श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय से मुलाकात। श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर अफसोस का इजहार। सियालकोट जैसे वाक़े की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। उलमाए कराम की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सदारत में मैक्रो इकनॉमिक मुशावरती ग्रुप का इजलास। मुल्की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल, मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के माशी अशारिये और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत पायदार तरक्की की तरफ गामज़न है। वज़ीर आज़म इमरान खान। खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक पैगाम हर घर तक पहुंचा है। सही फैसला साजी और अपनी जहानत को बुरकार लाकर हम जल्द दुनिया में मकाम हासिल कर सकते हैं। तालीम और सेहत की बुनियाद पर एक सेहतमंद और तरक्की याफ्ता कौम बनती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का आबादी पर सालाना कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। और पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। यौम पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। तारीख पर तारीख देते दरबारियों का लॉन्ग मार्च महज एक लतीफा है। 4 माह बाद की तारीख। हुकूमत को अल्टीमेटम नहीं बल्कि करप्ट अलायंस ने अपने लिए मजीद वक्त मांगा है। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कौन है आप? तुम्हारा दादा सुलेमान शाह। हिकमत जाने बगैर हुकूमत नहीं की जाती। अर्तुगरुल ने खेल खेला हमारे साथ, वो खामोश नहीं बैठेगा। अलंजक और ड्रैगोस को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर वो दुश्मनी निभाएगा। ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग। अर्तुगरुल के कमजोर पहलुओं को निशाना बनाना हमारा हदफ होगा। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। तुम्हारे बाबा का असली कातिल मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा।
तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना की जानिब से सियालकोट वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मजबूत करने के लिए इकदामात की तजवीज़ से मुतालिक कमेटी तश्कील दी गई है। काबीना ने आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने के आज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना की जानिब से सियालकोट वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने के अज़्म का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ रियाज बरकी ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। रियाज बरकी, बताइएगा काबीना इजलास में और कौन से अहम निकात ज़ेर गौर आए? जी, काबीना का इजलास जब शुरू हुआ, पहले तो जो सियालकोट का वाक़या था उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और कहा कि ये पाकिस्तान का जो चेहरा है मसख करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द मुकदमा चलाकर करार वाकई सज़ा दी जाए। इसके बाद काबीना को EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि जो इस हवाले से कवानीन हैं जिन्हें जो पास हुए हैं पार्लियामेंट से, सदर ममलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। उसके बाद उनकी तरसील और उनकी खरीदारी इस हवाले से सारी ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने इस अज़्म का अदा किया कि अगले जो इलेक्शन हैं वो EVM पर होंगे। इसके बाद उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कमेटियां बना दी हैं, इलेक्शन कमीशन पूरी तसल्ली कर ले और उसके बाद तसल्ली करने के बाद फिर इंटरनेशनल टेंडर दे ताकि ये मशीनें मंगवाई जाएं बर वक्त, क्योंकि इसमें भी वक्त लगता है और ताकि इसके मुताबिक हो। इजलास के बाद जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वो हैरान है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किस वजह से जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको वोट के हक की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि हसन और हुसैन जो है उनके वालिद की जमात, अपनी वालिद की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसको वोट डाल सकें क्योंकि वो बाहर मुल्क में हैं और वोट कभी नहीं डाला। इसके अलावा उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आती कि वो क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं जबकि बिलावल सारी उम्र बाहर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि 2012 और 2017 में ये दोनों पार्टियां खुद भी इस हवाले से एक दूसरे की हिमायत करती रही हैं, लेकिन अब जो है वो उसकी मुखालफत कर रही है। अहम मामलात पर आज काबीना के इजलास में बात की गई। आपने तफसीलन आगाह किया, रियाज बरकी आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मजहब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में आज जहानी श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर इल्ज़ाम लगाकर कानून को हाथ में लेना कौन सा इंसाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इंसान को हमेशा अमन, भाईचारे और मोहब्बत का दर्स दिया। तकरीब में श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश के लिए बहादुरी और जुर्रत के मुजाहरे पर मलिक अदनान को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें तारीफ़ी सनद से नवाजा। सियालकोट की कारोबारी बरादरी का प्रियांथा के लवाहिकीन के लिए $1 लाख का ऐलान। मुझे बेसिकली मेरे पेरेंट्स ने, मेरे साहबज़ा ने ये तलीमात दी हैं कि जब भी किसी मजलूम पे कोई जुल्म कर रहा हो तो आपको उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, बेशक आपको अपनी जान की बाजी क्यों ना देनी पड़े। इस वाक़े के बाद मैं जो फील कर रहा हूँ कि मेरी कौम पूरी मेरे साथ खड़ी हो गई है और मैं अपनी सारी कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो मैं चाहता था कि मेरी पूरी इंसानियत बच जाए, चाहे बेशक मेरी जान खुद चली जाए, लेकिन एक इंसानियत के नाम पे दब्बा, मेरे मुल्क के नाम पे दब्बा नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की बिला खौफ बिला झिझक। तो क्या मैसेज होने की वजह से बड़ा क्यों कर्ब में है और दर्द में है ये पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, क्या उनको पैगाम देंगे? मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि वो जो ये दर्द फील कर रहे हैं वो स्पेशली अब सारे मकतबा फ़िक्र को, मीडियाज़ को, टीचर्स को, इसाज़ा को आगे आना चाहिए और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है लोगों की, इनको ख़त्म करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। कौन है आप? तुम्हारा दादा सुलेमान शाह। हिकमत जाने बगैर
हुकूमत नहीं की जाती। अर्तुगरुल ने खेल खेला हमारे साथ, वो खामोश नहीं बैठेगा। अलंजक और ड्रैगोस को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर वो दुश्मनी निभाएगा। ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग। अर्तुगरुल के कमजोर पहलुओं को निशाना बनाना हमारा हदफ होगा। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। तुम्हारे पापा का असली कातिल मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है कैबिनेट आवर में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के माशी इशारिये और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। हुकूमत न सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमत की विरासत में छोड़े हुए माशी बहरानों बल्कि कोरोना वबा से पैदा होने वाली माशी मुश्किलात का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया और अब मईशत पायदार तरक्की की तरफ गामजन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में मैक्रो इकनॉमिक मुशावरती ग्रुप के इजलास की सदारत करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बड़े पैमाने की सनत की पैदावार, वैल्यू एडिशन, रेवेन्यू और बरामदात में इजाफा वाज़े करता है कि हुकूमती माशी पॉलिसियाँ सही समत में जा रही हैं। रवा माली साल के अख्ताम पर माशी तरक्की गुज़श्ता माली साल से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। इजलास को मौजूदा मुल्की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल, मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बतदरीज बेहतरी, मुल्की मईशत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जामे मनसूबाबंदी और आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद माशी तरक्की की शरह को बढ़ाने और पायदार बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पिछली हुकूमतों के पैदा करदा माशी बहरानों और कोरोना की वजह से माशी मुश्किलात का बेहतरीन माशी पॉलिसियों के साथ मुकाबला करने पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हुई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना वबा के दौरान जब पूरी दुनिया के ममालिक माशी मुश्किलात का शिकार थे, हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत माशी तरक्की की शरह 3.9 रही। रवा माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह में पिछले साल की निस्बत 1% मजीद इजाफे का इम्कान है। मजीद बताया गया कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है और तवानाई के शोबे में इस्लाहात की बदौलत गर्दिशी कर्जों में कमी वाक़या हुई है। इजलास को बताया गया कि रेवेन्यू में 35% इजाफा, जिसमें सिर्फ टैक्स की मद में 32% इजाफा, बरामदात में इजाफा, बड़े पैमाने की सनत की पैदावार और वैल्यू एडिशन में इजाफा को शायद है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सनती खाम माल की दरामद में इजाफा न सिर्फ सनती तरक्की बल्कि बरामदात और मकामी खपत के नतीजे में रेवेन्यू में इजाफे को यकीनी बनाएगा। इजलास को एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त और इसकी वजह से पैदावार और बरामदात में इजाफे पर भी तफसील से आगाह किया गया। इसके अलावा आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मुतवक्की कमी की वजह से अवाम तक रिलीफ पहुंचाने में मुआवनत पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी मुशावरती ग्रुप के अरकान की तजावीज़ का खैर मकदम किया और माशी रिलीफ को अवाम तक जल्द पहुंचाने के इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की। और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतरी की जानिब गामजन है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात तौसीफ ज़मान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ ज़मान साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। अब जो हमारे मैक्रो इकनॉमिक इशारिये हैं, अब मईशत हमारी मुस्तहकम हो रही है, आलमी सतह पर भी मुश्किलात रहीं, पूरी दुनिया को मुश्किलात रहीं, पाकिस्तान ने जिस तरह से हिकमत अमली हुकूमत पाकिस्तान ने जो इख्तियार की उससे मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेशुमार
اللہ کا شکر کہ جتنے چیلنجز آئے کووڈ کی صورت میں، جو ہم نے مختلف اپنی پولیٹیکل ول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور پاکستان کو بحیثیت خود مختار ریاست ثابت کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے اعلانات کیے، جو ہمارے پرائم منسٹر نے ڈیسیجنز لیے، نہ صرف یہ کہ اسے بزنس کمیونٹی نے رسپونڈ کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے معاشی اشاریے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب ہمارے حکمرانوں نے صحیح فیصلے کیے، بزنس کمیونٹی نے لبیک کہا، تو فرق واضح نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اوورسیز پاکستانیز نے بے شمار زیادہ پیسے بھیجے، نہ صرف یہ کہ جو ہماری ایکسپورٹس تھیں اس میں 35% انکریز ہوا، نہ صرف یہ کہ ہم نے جو ٹیکسز میں انکریز تھا، یہ ایک بہت بڑا ناممکن کام سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے ملک کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آج الحمدللہ بزنس کمیونٹی بھی زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، کلیکشن بہتر ہو رہی ہے، اور جو حکومت نے کاروبار کے دوست اقدامات اٹھائے اس کا ہم رسپانس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 1700 ارب روپے کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی 350-400 ارب روپے کے ریفنڈز ہیں جو کاروباری کمیونٹی کو دیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کاروبار نوجوان کے لیے کھولا گیا ہے اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم دیکھیں اوور آل اس حکومتی اقدامات کو تو ہمیں امپورٹ کے شعبے میں ریفارمز نظر آتے ہیں، ہمیں ایکسپورٹ کے شعبے میں ریفارمز نظر آتے ہیں، ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو انقلابی قدم انہیں دیا گیا ان کو ووٹ دے کر ان کے جو ریڈریسل کے لیے، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اس پہ انہوں نے رسپونڈ کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کاروباری ہو یا ایک عام پاکستانی ہو، جب انہیں نظر آتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، تو ہم سارے شعبوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سارے معاشی اشاریے اس وقت بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ اچھا توصیف صاحب، ابھی جب ہم معیشت میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو ایک جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر ریفارمز کی اگر بات کریں تو وہ بہت بہترین جا رہی ہیں، موبائل پاکستان میں بننا شروع ہوئے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس یہ چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو فرمائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہماری معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، پلس جو ہم 1% گروتھ اچیو کرنے والے ہیں اس رواں مالی سال کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے لیے کتنا ایزی اور کتنا ایزیلی اچیویبل ہوگا ہمارے لیے؟ میں عرض کرتا چلوں، یہ جو 1% کا حکومت نے کہا ہے یہ انہوں نے بہت ہی جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دیا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گروتھ ہے یہ تقریباً اگر دو نہیں تو 2 کے قریب ہوگی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم نے ٹیلی کام کے شعبے میں اپنے آپ کو کنٹین کیا، کار سازی کی جو معیشت ہے وہ پاکستان میں مستحکم ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ریفارمز ہمارے آئے مختلف ایگریکلچر کے شعبے میں، نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں راولپنڈی میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ سالار ہیں بشیر پزرایا صاحب، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں کسی کو مذہب کے نام پر اب بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے ذرا سخت لفظ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ تم جس کو چاہو قتل کر دو، تم جس کا چاہو گھر جلا دو، تم جس کو چاہو ڈیڈ باڈی کو جلا دو، کہ اس کے افکار مجھے پسند نہیں ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں یہ بھی سوال ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سب خاموش ہیں۔ جب آپ خاموش ہیں، کہنے والے نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا کہ کوفہ والوں سے صرف ناراضگی یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ ہم کوفے والے نہ بنیں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا۔ میں اپنے بشپ صاحبان سے کئی بار لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں۔ ابھی بھی چند دن پہلے لاہور میں اپنے مسیحی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
मैंने कहा आप अपनी कौम को कमजोर करते हैं जब आप उनका मुकदमा नहीं लड़ते। हमें बतौर पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ना है, और वो मुकदमा ये है कि जब ये वतन हम सब ने मिलकर बनाया था तो इस वतन की इजारादारी भी हमारे सब के पास है, किसी एक के पास नहीं है। ये मुश्किल बातें हैं। कब तक यहां रिमशा मसीह जो है वो जेलों में जाती रहेगी, गुजरांवाला का हाफिज़े कुरान जलाया जाता रहेगा, और वो बच्ची और उसका खामन जिसका जिक्र अभी बशीर साहब कर रहे थे, कोट राधा किशन में, जिसके पेट में एक बच्चा भी था, कि अगर आपकी ख्वाहिश कोई पूरी ना करे तो उसे आप भट्टे में जला देंगे। अब ये नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए आपको भी खड़ा होना है। अगर आप कहें कि आप तो घर में सुकून से रहें, मुझे क्या हो रहा है, तो आग किसी की नहीं होती, आग सब का घर जलाती है। आज ये किसी और के घर में है, कल ये मेरे घर में भी आएगी। 40 साल से ये आग जो है इसको भड़काया जा रहा है, और इंतहा ये हो गई कि एक मेहमान है, 10 साल से वो काम कर रहा है, उसको उर्दू भी नहीं आती, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो आपसे कहता है कि तुम काम पे आते हो तो काम पूरा करो ताकि तनख्वाह तुम्हें पूरी मिले। ये तो दीन इस्लाम ये कहता है कि आप 8 घंटे की तनख्वाह लेते हो तो काम भी 8 घंटे करो। मैं जिस दिन बतौर नुमाइंदा खसूसी वजीर आजम आया था, मैंने अपने दफ्तर में एक शिकायत सेल कायम किया था। हमने 1 साल में 137 शिकायत का हल निकाला है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत हमने 113 मुकदमात के फैसले किए हैं, और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस मुल्क के अंदर 1 साल में कोई एक केस भी इस बुनियाद पर जाली दर्ज नहीं होने दिया कि जिसमें कहा जाए कि ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल अपनी जात के लिए है। लेकिन यह काफी नहीं है। ये कितने लोग होंगे? हम सबको अभी वो बच्चा अदनान आया हुआ था जिसको तमगा शुजात दिया वजीर आजम साहब ने, हम सबको अदनान बनना है। अगर वो भी सोच लेता कि ये 1000-2000 लोग हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं इसके ऊपर लेट रहा हूं, मैं मिन्नतें कर रहा हूं, मैं साइड पे खड़ा हो जाऊं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा ये मेहमान भी है, बेगुनाह भी है, मैं इसे बचाने की तो कोशिश करूं। हम तमाशाई ना बने, तमाशा खत्म करने की कोशिश करें। अगर हम इसी तरह, ये याद रखिएगा, मैंने लाहौर में भी अपने कुछ मसीही भाइयों से उस दिन और बाकी अकलियतों के, हमारे जो, मुझे ये लफ्ज अकलियत अच्छा ही नहीं लगता, जो हमारे दूसरे मजाहब के लोग थे, उनके साथ मैंने कहा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी जेब में जब सब्जी लेने जाते हो डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, यूरो होते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तानी होते हैं। तो मैंने कहा घर तो फिर मेरा जलेगा तो आपका भी जलेगा, आपका जलेगा तो मेरा भी जलेगा, तो क्यों ना आए मिलकर इस घर को जलने से बचाएं। मैं हाजिर हूं। आज मेरे वजीर आजम ने जो बात कही है वो बड़े हौसले की बात है इस मुल्क में बात कहना, लेकिन उस वजीर आजम की इस बात के ऊपर हम सबको उसके साथ खड़े होना है। उसके लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। मुझे खौफ आता है, आप कहते ना आपको खौफ आता है, मुझे खौफ आता है। सच यही है कि मैं खौफजदा होता हूं कि यार अभी इधर से कोई उठेगा वो कहेगा तू गुस्ताख रसूल है, इधर से कोई उठेगा वो कहेगा तू गुस्ताख कुरान है, इधर से कोई उठेगा वो कहेगा तुम मेरे मौलवी साहब के, पीर साहब के गुस्ताख हो। तो क्या बनेगा? हमने तो उम्र का एक हिस्सा गुजार लिया, क्या हम अपने बच्चों को भी ऐसा खौफ देकर जाएंगे? नहीं, हम अपने बच्चों को
खौफ ज़दा पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान देंगे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया है, जिसके अंदर आपका भी हक है और मेरा भी हक है, जिसके अंदर कानून की बालादस्ती है, जिसके अंदर हमें एक दूसरे का दस्ते बाजू बनना है। मुझे पता है यहां जो बिशप साहिबान बैठे हैं ये बड़े बहादुर हैं, लेकिन इनकी ताकत आप हैं। अगर आप खड़े नहीं होंगे, मैं हमेशा एक केस का, जोसेफ कलूनी के केस का बात करता हूं, और मैं कहता हूं अपने मसीही कायदीन से कि उस बच्चे को सजा हुई, आपने उसका केस लड़ा होता तो उसे कभी यह सजा ना होती। रिमशा मसीह पे पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा था कि यह हमारी बेटी है। अभी भी मैं कहता हूं कि बेटी मसीह की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, वो मेरी बेटी है, वो आपकी बेटी है, मुसलमान की हो, हमें उसके लिए लड़ना है। मुझे हमारे एक दोस्त हैं पादरी खोकर साहब, कहने लगे हम अपने बच्चों को कहते हैं कोई भी कुछ कहे चुप करके आ जाना। मैंने कहा यही तो तुम्हारी मेरी लड़ाई है, चुप करके नहीं आना, खड़े होना है, वहां मुकाबला करना है। ये चंद इंतहा पसंदों का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ एतदाल पसंदों का मुल्क है। और अभी जो बात आपने कही बिशप साहब, मैंने रात भी इस पे बात की है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि जी जज्बात, तो मैंने रात भी कहा था कि तलाक कभी मोहब्बत में दी जाती है। तलाक कोई देता है डॉक्टर साहब, वो प्यार से देता है, गुस्से से ही देता है ना। मैंने कहा कत्ल, कोई कहता है मैं तुझे, तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं तुझे कत्ल करूं। कत्ल जज्बात से ही किया जाता है, तो फिर कानून खत्म करो। कोई जुर्म जो है मोहब्बत से नहीं होता, सारा जज्बात से होते हैं। और हमारे रहनुमाओं को ऐसी गुफ्तगू करते हुए ख्याल करना चाहिए, उनको एहसास करना चाहिए कि हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा। हमें किसी कातिल के लिए एक्सक्यूज नहीं है, कातिल को कातिल कहेंगे क्योंकि उसने कत्ल किया है। और ये एक तारीख में जो मौके आते हैं, जैसे एपीएस स्कूल का एक मौका आया था, कौम ने खड़े होकर कौमी एक्शन प्लान दिया था। आज एक बार फिर इस कौम के पास एक मौका आया है कि इस श्रीलंकन का जो बेगुनाह खून है, हम उस पे एक हो और कौमी एक्शन प्लान पर अमल हो। क्यों मैं सर नीचे करके चलूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन ये पाकिस्तान तो मेरा भी है, ये पाकिस्तान मसीहियों का भी है, ये हिंदुओं का भी है, ये सिखों का भी है, और जो यहां अकलियतें हैं ये उनका भी है। यहां पर सुप्रीम पाकिस्तान का आइन है, हम सबको उसे मानना है, हम सबको उस पर चलना है। और बिशप साहब आपने कहा गमज़दा, मैं तो शर्मिंदा हूं, मैं शर्मसार हूं। मैं आज इस हाल में पूरी कौम के सामने, इस मीडिया के सामने, गुजरांवाला के हाफिज़े कुरान से लेकर आज तक और उससे पहले तक, जो सिर्फ अपनी जातों के लिए, अपनी मसलहतों के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने इंतकाम के लिए कत्ल होते रहे हैं, उन सब पर शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं, अपनी कौम से भी और श्रीलंका के लोगों से भी, उस मजलूम के घर वालों से भी जिसको आज से चंद दिन पहले कत्ल किया गया है। हमारे लिए वो दिन शर्मिंदगी का दिन है। हमारे लिए वो बेटी जो अपने पेट में एक बच्चा लेके मजदूरी कर रही थी, उसका जलाया जाना फख्र की बात नहीं है, शर्म की बात है। आपको याद होगा बिशप साहब कि जब वहां से 25,000 लोग हिजरत कर गए थे, वो घरों को छोड़कर चले गए थे, और आपने और मैंने जाके उन्हें वहां आबाद किया था। उनमें मुसलमान भी थे, उनमें मसीही भी थे। हमने उन्हें वापस उनके घरों में लाए थे। जो डॉक्टर साहब आपने ये काउंसिल बनाने का फैसला किया है, मैं आपके साथ हूं, हम सब आपके साथ हैं।
टेबल पे बैठिए, गुफ्तगू नहीं, अमल का वक्त है अब। ये तो हादसा हो गया। मैं तो इससे पहले बार बार ये बात कहता चला आ रहा हूं कि कारपेट के नीचे मसाइल डालने का वक्त नहीं है, टेबल पे बैठ के हमने इन मसाइल को हल करना है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कहना चाहता हूं ताकि आज यहां से हम एक नए अज़म के साथ निकलें, एक नए वलवले के साथ निकलें, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स किसी पर तौहीन रिसालत का या तौहीन मजहब का अपने मकासद के लिए इल्जाम लगाता है तो उसको भी फिर उसी कानून के तहत ट्रायल किया जाए। असल तौहीन तो वो करता है जो मेरे आका सय्यदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। असल तौहीन तो वो कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं हैं। मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। गलतियां हमसे भी हुई होंगी, गलतियां हमने भी की होंगी, सख्त लहजे हमने भी इख्तियार किए होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हालात, वाकयात और मेरा दीन जो है, जब मैं उसका मुतालिया करता हूं तो वो मुझे ये बताता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मस्जिद नबवी को, जो बैतुल्लाह के बाद सबसे मुकद्दस तरीन मस्जिद है, वहां भी मसीहियों को इबादत की इजाजत दी है। मेरे आका के साथी जिनके बारे में कहा गया कि लौ कान अबादी नबियुन लकाना उमर, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, उन्होंने इसलिए गैर मुस्लिमों की इबादत गाह में फलस्तीन में नमाज नहीं पढ़ी थी कि कल कोई आके इसको जो है वो ये कह के मस्जिद ना बना दे कि ये तो यहां पर तो हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन ने नमाज पढ़ी थी। आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैं 2-3 बातें मुख्तसर वक्त में अर्ज करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम से काउंसिल कायम करने का, कल इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम मीडिया को देंगे, आपके साथ मिलके हम आपके साथ हैं। कागज पेंसिल पकड़ते हैं, बैठते हैं। इन बिशप साहिबान से भी, अगरचे ये बड़े बिजी होते हैं, हमारे उलामा भी जो बड़े बड़े हैं वो बिजी होते हैं, हमारे बिशप साहिबान भी बिजी होते हैं, लेकिन इनके पास चले जाते हैं और इनसे एक बात करने की जरूरत है, वो पाकिस्तान के तमाम मजहबी कायदीन से करने की जरूरत है कि हम इस होटल में तो ये सारी बातें कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, उसको हमने कैसे बताना है कि तौहीन रिसालत है क्या, तौहीन मजहब है क्या। ये जो एलिगेशन लगाने वाले थे ना, ये जो श्रीलंका वाला वाकया हुआ, उनको खुद नहीं पता तौहीन रिसालत क्या है। सही तरह से उनको कलमा नहीं आता, नमाज नहीं आती है। ये तो इस्लाम नहीं है, ये तो इस्लाम का चेहरा नहीं है। इस्लाम चेहरा तो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो मुआहिद है मुसलमानों की, जहां अक्सरियत है वहां वो वीजा लेके आया या वहां, तो उसकी हिफाजत का जिस अंदाज में बयान किया गया है वो मुसलमान के लिए नहीं है। दीन इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हकूक मुसलमानों से ज्यादा हैं। तो हमें डॉक्टर साहब एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद करनी है, ग्रास रूट लेवल, अवामी लेवल पे जाके करनी है। और एक नारा हमारा मुश्तरका नारा है कि पाकिस्तान के अंदर अब किसी को दीन इस्लाम के नाम के ऊपर या किसी भी दीन के नाम के ऊपर अपने जाती मकासद पूरे नहीं करने दिए जाएंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, ये तो तालियों से ही लगता है थके हुए हैं, काफी देर हो गई है वैसे, लेकिन क्या आप वाकई तैयार हैं? क्या आप और मैं नहीं चाहते कि जो हमारा बच्चा है कल वो इस मुआशरे के अंदर बेखौफ व खतर फिरे, उसको ये खौफ ना हो
कि मैं कौन हूं, वो अच्छा शहरी बन के रहे। मेरे मुल्क का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मेरे मुल्क का वजीर आजम इमरान खान ये कह रहा है कि अब ये इंतहा पसंदी कबूल नहीं की जाएगी। आज पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा श्रीलंकन सफीर के पास गए हैं और हमने माफी मांगी है। हमने कहा है हम शर्मिंदा हैं, हमारे लिए ये गम के दिन हैं, हमारे लिए ये खुशी के दिन नहीं हैं। और जुमातुल मुबारक को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर हर मस्जिद से इंशाअल्लाह ये आवाज उठेगी कि जिन जालिमों ने उस श्रीलंकन मजलूम को कत्ल किया है, ना वो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ना इस्लाम के नुमाइंदे हैं, ना इंसानियत के नुमाइंदे हैं। मैं यहां मुतालबा करता हूं मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से, और मैंने वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब स्पीडी ट्रायल कीजिए, हम इनको लटकता हुआ देखना चाहते हैं, हम इनके लिए सजा चाहते हैं। जनाब वाला, इन्होंने ये एक जुर्म नहीं किया, इन्होंने मेरे दीन को बदनाम किया है, इन्होंने मेरे वतन को बदनाम किया है, इन्होंने इंसानियत को बदनाम किया है। मेरा दीन, आपका दीन प्यार सिखाता है, नफरत तो नहीं सिखाता। हम पुरअज़म हैं, हम ये इरादा रखते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपका ताउन चाहिए। हर घर से ताउन चाहिए, हर गली से ताउन चाहिए, हर नौजवान का हाथ चाहिए कि बस बहुत हो गई, अब खत्म करो, हमने बड़ी कुर्बानी दे ली है, अब मजीद हम इस मुल्क के अंदर वहशत और दहशत का खेल किसी को नहीं खेलने देंगे। मुझे अभी रास्ते में था तो पता चला, पता नहीं सच है या नहीं, किसी ने भेजा कि सियालकोट के वकला ने कहा हम इनका केस नहीं लड़ेंगे। मैं अगर ये वाकई दुरुस्त बात है, मैं उन्हें शाबाश देना चाहता हूं। सियालकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स ने $1 लाख का ऐलान किया है उस मजलूम के लिए। आज पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने वजीर आजम के ऑफिस में उस मजलूम की तस्वीर को फूलों का नजराना पेश किया है। ये पाकिस्तान बदल रहा है, इंतहा पसंदी से। ये 40 साल का खेल है, बड़ा लंबा है, लेकिन खाली इल्जाम तराशी करके दूसरों को मुजरम ठहरा के, इसमें हमारा भी कसूर है, मैं एतराफ करता हूं। खाली मैं कह दूं फलां हुकूमत ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, हम सब इसमें कोई खामोश रह के, कोई अमली किरदार अदा करके कहीं ना कहीं मुजरिम जरूर है। आए अपने जुर्मों का इजाला करें, आए अपनी उस खामोशी को तोड़ें। और आकर मैं तमाम बिशप साहिबान से गुजारिश करूंगा कि अगर ये भी इधर स्टेज पर तशरीफ लाएं, और हमारे कुछ उलमा हैं वो भी आए, डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ लाएं। आज यहां से हाथों में हाथ डालकर हम अपनी कौम को एक पैगाम दें कि बस हम मुत्तहिद हैं, हम मुनज़्ज़म हैं उस माफिया के खिलाफ। ये इंसान नहीं है, ये माफियाज हैं, उन माफियाज के खिलाफ जो दीन का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर लोगों को जला देते हैं। क्या आज हम ये अज़म कर सकते हैं सब मिलकर कि अब, क्या हम ये अज़म कर सकते हैं आज कि हम सब कि आज के बाद पाकिस्तान में किसी को मजहब का नाम लेकर या अपने जाती मफादात के लिए मावराए आयन और कानून नहीं जलाया जाएगा? आप इसके लिए तैयार हैं? खड़े होंगे? अगर वाकई खड़े होंगे तो जरा खड़े होकर बता दें कि खड़े होंगे। आप में इतनी ताकत और कुव्वत है, अगर आप सब खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर से इस वहशत और दहशत को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये खराबी बड़े अरसे से है, लेकिन इसकी हम सबको इस्लाह करनी है। और जहां तक बात है कानून की, मैं समझता हूं कि एक मुख्तसर सी बात है बिशप साहिबान आपसे कि आज से हमारा ये अज़म हो, ये इरादा हो, ये मुतालबा हो, हम वकला की डॉक्टर साहब एक टीम बनाएं
کہ جو توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کا غلط الزام لگاتا ہے اس کے اوپر بھی یہی چارج لگاؤ. کیوں نہیں لگ سکتا اس کے اوپر؟ جب وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے. آج سے ہمیں یہ مہم چلانی ہوگی اور اس کو عملی شکل دینی ہوگی. یہی میری چند گزارشات تھی. کچھ برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر محمود اشرفی راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا. ہم کوفہ والے نہ بنے. ہمیں بطور پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنا ہے. سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات پر خاموشی بھی جرم کے مترادف ہے. ناظرین آگے بڑھتے آپ کو بتائیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک میں آبادی اور ترقی کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہبود آبادی سے متعلق سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور خاندان کے اندر توازن پیدا کرنے کے لیے متاثر کن پیغام کی تشہیر کرائی جائے. نیسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینیٹیرینز کے زیر اہتمام سالانہ پاپولیشن ریسرچ کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ تعلیم اور صحت کی بنیاد پر ایک صحت مند اور ترقی یافتہ قوم بنتی ہے. کم آبادی والے صوبوں کے لیے زیادہ فنڈز کی فراہمی سے متعلق لاہے عمل اختیار کیا جانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ صحیح فیصلہ سازی اور اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جلد دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان کی معیشت ایسی ہے کہ ہر سیکٹر کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ہر سیکٹر میں ڈیولپمنٹ سے مستقبل کے اندر بہت حالات بہتر ہو سکتے ہیں. چاہے وہ تعلیم کے سیکٹر کو آپ لے لیجئے, چاہے آپ ہیلتھ سیکٹر کو لیجئے. یہ دو تو وہ بنیاد ہیں جس کی بنیاد پر ایک صحت مند قوم اور ایک ترقی یافتہ قوم بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے اس کے لیے بھی جناب کچھ محنت کرے تو ایکسپورٹ ہو, تو پھر ڈالر آئیں تو پھر آپ امپورٹ بھی کر سکیں. ایک مسلسل کی ایک تگ و دو ہے اور یہ اس وقت کووڈ کے بعد یہ تگ و دو بڑھ گئی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹس بہتر رہیں گی, وہ کم نہیں ہوں گی. مقررین نے کہا کہ بہبود آبادی کے حوالے سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے نے CCI کی سفارشات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ بہبود آبادی مہم میں پاکستان کا بھرپور تعاون جاری رکھے گا. اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ہم آہنگی اور قومی ترقی کے لیے یکساں نصاب تعلیم انتہائی ضروری ہے. راولپنڈی میں ملٹری کالج آف سگنلز کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم پر توجہ دے کر پاکستان دنیا کا مضبوط ملک بن سکتا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد جار خان. ملٹری کالج آف سگنلز پاکستان کا ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جو الیکٹریکل انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, انفارمیشن سیکیورٹی اور سسٹم انجینئرنگ کے شعبوں میں تعلیم فراہم کر رہا ہے. ملٹری کالج آف سگنلز کے 28ویں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ماضی میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے خاطر خواہ مواقع فراہم نہیں کیے گئے. صدر مملکت نے کہا کہ ڈیٹا کا تحفظ نئی دنیا کا نیا چیلنج ہے جس میں سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونا ناگزیر ہے. مستقبل میں وہی ملک طاقتور ہوگا جو ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا. پاکستان نیڈز انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ ان دس ایرا وچ از کمنگ تھرو. اس کو ریکگنائز کرنا, اس کے اوپر عمل کرنا, اس کے لیے وسائل مختص کرنا, یہ سب سے زیادہ ہمارا ریسورس ہے. انسان دنیا کی رال ٹپکتی ہے ہماری یوتھ بلج کو دیکھ کر, مگر صرف وہ فزیکل اینٹیٹی کے طور پر نہیں. میں اس کو انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انٹلیکچولی اگر ہم اس کو ٹرانسفارم کر لیں, دس ول بی دا اسٹرانگسٹ کنٹری آن ارتھ if we can manage to do that. صدر مملکت نے کہا کہ دنیا کو سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں لاکھوں افراد کی ضرورت ہے. ہمیں اس شعبے میں اپنی فنی صلاحیت مزید مربوط بنانا ہے. ڈیٹا کو اینالائز کرنا ایک اور اہم شعبہ ہے. ملٹری کالج آف سگنلز جیسے ادارے اس شعبے میں نوجوان طلباء کی صلاحیت کو ابھارنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ملٹری کالج آف سگنلز کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر سید علی رضا نے بتایا کہ کالج سے 4194 انڈر گریجویٹس جبکہ 1161 پوسٹ گریجویٹ طلباء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ رواں سال 62 تحقیقی مقالے عالمی کانفرنسز میں پیش کیے گئے. کالج میں پاکستان کی پہلی سائبر سیکیورٹی لیبارٹری قائم کی گئی ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء اور طالبات کو
प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल, रेक्टर गोल्ड मेडल और चांसलर सिल्वर मेडल दिए। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर दिया जाता है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल बेहतरीन मिलिट्री स्टूडेंट के हिस्से में आता है। बेहतरीन प्रोजेक्ट टाइटल्स पर रेक्टर गोल्ड मेडल जबकि चांसलर सिल्वर मेडल दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर दिया जाता है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमन के लिए काम करने वाले हैं, लिहाजा हमने फैसला किया कि एक ऐसी कौंसल बने कि जो हुकूमतें जो मर्जी करती रहें और हुकूमतें उसमें मुआवनत ही करेंगी, क्योंकि हर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान का नाम अच्छा हो, वो कोई भी हुकूमत हो। और आज आपने वज़ीर आज़म साहब को सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा है, तो लिहाजा फैसला ये हमने किया, जिसका डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे कि कौंसल बनाई जाएगी जो ग्रास रूट लेवल से टॉप जो है वो देखेगी कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। और मैं ये आपको बताऊं कि अगर रब्त हो आपस में तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ख़राब होने से पहले ही ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर पाल भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। रावलपिंडी में तकरीब जिसमें वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने खिताब भी किया, मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा है कि हम सबको अदनान बनना है, तमाशा नहीं बनना। इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में, जिसका मकसद सिर्फ एक मीटिंग या डिस्कशन नहीं था बल्कि एक अमली स्टेप था उस सोच के लिए जिसको बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने सोच के ये पाकिस्तान बनाया था, और बिलखसूस उसकी ज़रूरत इस वक्त महसूस हुई जब एक अरसा दराज से पाकिस्तान में मज़हब का नाम लेके बिलखसूस गैर मुस्लिमों को इसका निशाना बनाया जाता है। और जब मैं बात करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, जिनकी तकारीर भी आपने सुनी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया, और मुस्लिम उलमा के बहुत बड़े नामवर लीडर और रहनुमा मौलाना तारक जमील साहब, जो बहुत कम ऐसी महफ़िलों में आते हैं, उन्होंने जब सियालकोट का वाक़या हुआ तो मुझसे उनका रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज मेरी कमर टूट गई है, आज हमें खड़े होने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब से राब्ते में था और हम सब ने ये फ़ैसला किया था, हम सब का मतलब है जो भी हम लाइक माइंडेड हैं, इसमें जितने भी आलम दीन आपने यहाँ पे देखे हैं, और बिलखसूस इससे पहले सबसे बात मैंने मोस्ट रेवरेंड बिशप अरशद जोसेफ साहब से इसका इज़हार किया था। मैंने कहा बिशप साहब हमें एक काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा फोरम बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम इसको, इस सोच को, इन मसाइल को एक अमली तौर पे हल कर सकें। तो बिशप साहब ने एकदम मुझे कहा कि आप चले, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद मैंने मौलाना ताहिर अशरफी और दूसरे हज़रात से रब्ता किया जिन्होंने साथ देने का वादा किया, और बिलखसूस मौलाना कबीर आज़ाद भी यहाँ पे स्पीच में बता गए हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर्स और मिनिस्टर जो हैं वो भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े। तो आज हम इस काउंसिल का, जो इसी नाम को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी काउंसिल है, इसका आगाज़ करते हैं, और उसमें जैसे उन्होंने कहा हम टेबल टॉक करेंगे मुख्तलिफ लाइक माइंड लोगों से, अपने मज़हब के मुख्तलिफ उलमा से, और उसके बाद इसको अमली तौर पे वो शक्ल देंगे जिसका इज़हार मौलाना साहब अपने ख़यालात में भी कर चुके हैं कि हम यहाँ पे किसी के साथ मज़हब के नाम पे ज़्यादती नहीं होने देंगे। और ये मुल्क सिर्फ़ मुस्लिम उलमा का नहीं है
बल्कि हम सब का मुल्क है, और इसके लिए जिसने भी किसी के साथ ज्यादती की उसके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना चाहिए। और जो ये कह रहे थे, ये बात हकीकत है, हमें दुश्मनों से इतना गिला नहीं होता जितना हमें अपने दोस्तों से गिला होता है जब वो खामोश होते हैं, जब इससे जुल्म पे आवाज़ नहीं उठाते। तो आज हम सबको खड़े होना है, हम सब आपके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो आइए सब मिलकर इस फोरम को कामयाब बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। रावलपिंडी में यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के हवाले से तकरीब, डॉक्टर पॉल भट्टी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम मजहब के नाम पर किसी से ज्यादती नहीं होने देंगे, ये सबका मुल्क है, जिसने ज्यादती की उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इससे कबल वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमें कातिल को कातिल कहना होगा क्योंकि उसने कत्ल किया और कातिलों को सजा भी देना होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस स्पाउसेस ग्रुप ने पाकिस्तान बैतुल माल के चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कायम स्कूल का दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल मलिक ज़हीर अब्बास ठोकर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और उन्हें इदारे की अवामी फलाही सरगर्मियों के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। मलिक ज़हीर अब्बास ठोकर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम के तहत उठाए जाने वाले उन तमाम इक़दामात पर रोशनी डाली जिनकी बदौलत मुल्क के नादार और महरूम अफराद की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा रही है। पाकिस्तान में तैनात सफ़ीरों की बेगमात ने पाकिस्तान बैतुल माल के गरीब दोस्त इक़दामात को सराहते हुए इदारे के साथ मिलकर समाजी खिदमात सर अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। सफ़ीरों की बेगमात ने स्कूल की तमाम क्लासेस का दौरा किया और ज़ेर तालीम बच्चों और बच्चियों में मिठाइयाँ और किताबें भी तकसीम की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी बेहुनर नौजवानों को हुनरमंद बनाने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में भी पनाहगाह कायम कर दी गई है, ताहम वहाँ पर मरीजों के लवाहिकीन भी क़याम कर सकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे वोटर्स डे के हवाले से। वोटर्स डे पर इस्लामाबाद में आज एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनसे बात करेंगे। आज चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फ़ैसला लिया है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, मोहम्मद सलीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये कैसा इक़दाम है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए कारआमद साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? सलीम अख्तर साहब, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है वोटर्स डे पर। आज ये खुशखबरी यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन के लिए भी है, पाकिस्तान के वोटर्स के लिए भी है। कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये शफाफ इंतखाबात के हवाले से? हाँ देखें, ये अभी तक तो ये इसका डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये ठीक है, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, कमेटीज उस पर बनी हुई हैं इलेक्शन कमीशन की, और इसमें अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसमें कोई टेस्टिंग वगैरह होगी तो फिर ही है, अदरवाइज तो इस पर भी 100% नहीं अभी कोई बात हुई है। अच्छा सलीम अख्तर साहब, ये भी बताइएगा कि कितना अरसा कबल तक जो इंदराज है वोटर्स का, वो अपना हल्के में अपने वोट का इंदराज करवा सकते हैं या तब्दील करवा सकते हैं? इसके लिए कितना मिनिमम वक्त दरकार होता है? हाँ, इसमें यह है कि हमारे अभी घर घर जो हमारे जा रहे हैं वेरीफाइंग ऑफिशियल्स जो हैं, तो वो पहले 7 दिसंबर तक इसका टाइम था, तो अभी एक्सटेंड कर दिया इसे और 21 दिसंबर तक ये डेट बढ़ गई है। तो इसमें लोग अपना वोट जो है वो इंदराज करा सकते हैं, बस घर घर लोग जा रहे हैं, वहीं पे वो फॉर्म 13 वगैरह जो है ना फिल करके दे दें जो नए वोट का इंदराज है, और उसके अलावा जो है अपने वो वेरीफाई करा दें वोट वगैरह जो है। डेथ केसेस जो है उसमें वो बता देंगे वोट के इंदराज के लिए वक्त बाकी है और लोग अभी वोट का इंदराज करा सकते हैं और पते की तस्दीक भी करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त खत्म हुआ। हमें हमारी टीम समेत इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।